हाँ जी, दिस इज हिस्ट्री की केमिस्ट्री बाय अक्षय बिश्नोई। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1192 से 1266 का जो टाइम पीरियड है वो हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को लेकर उलेमा, सल्तनत के कुछ सुल्तान, उलेमा और जो नोबिलिटी है उनका बैलेंस और उसमें कौन से ग्रुप्स आते हैं, उनकी हायरार्की क्या है, वो डिस्कस कर चुके हैं। ये उस सीरीज में तीसरा लेक्चर है। इसमें हम आज दिल्ली सल्तनत में जो पॉलिटिकल चेंजेस या जो भी सुल्तान हुए, उन्होंने क्या किए काम, क्या और किस टाइम पीरियड के 1192 से 1266 के बीच जो सुल्तान रहे उन्होंने क्या चेंजेस किए, क्या क्या आप कह सकते हैं कि इवेंट्स हुए उनके इंपॉर्टेंट उनके काल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब 1192 इसलिए क्योंकि 1206 से माना जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। 1192 इसलिए क्योंकि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के युद्ध में हरा दिया था। अब मोहम्मद गोरी के केस में आप याद रखिए, अब फॉर एग्जांपल एक माइंड मैप के लिए ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम मान लेते हैं गजनी, अफगानिस्तान में। ये आप कंसीडर कर लीजिए लाहौर, और यहां पर आप कंसीडर कर लीजिए दिल्ली। यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं आज का बठिंडा, उस समय का तबर हिंद। यहां पर आप कंसीडर कर लीजिए मुल्तान, और ये सिंध का इलाका जो आप कह सकते हैं। अब ये सब आपको बताने का मेरा एम ये है कि मोहम्मद गोरी जो था वो गजनी के तरफ से आए थे, गौर का रहने वाला था, गजनी का शासक था। और उन्होंने मध्य एशिया में जब उनकी कैंपेन्स इतनी सक्सेस नहीं हो रही थी और अपने क्या कह सकते हैं अपने एक राज को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरफ भारत की तरफ रुख किया। और पहला हमला वो करता है मुल्तान की तरफ से होता हुआ गुजरात। 1175 में वो आता है और मुल्तान को करामाती शासकों से जीतता है। 1178 में वो गुजरात की तरफ हमला करता है। जब 1178 में वो गुजरात की तरफ हमला करता है तो यहां के राजा होते हैं अनिलवाड़ा के राजा, जो भीमदेव प्रथम होते हैं, अनिलवाड़ा के राजा भीमदेव, वो इन्हें 1178 में हरा देते हैं। जब मोहम्मद गोरी की यहां शिकस्त हो जाती है तो मोहम्मद गोरी ये रास्ता एक त्याग देता है, इसमें आगे बढ़ने का एक बार विचार त्याग देता है। इसमें वो दूसरी तरफ रुख करता है लाहौर की तरफ। अब लाहौर पे यहां पर आपको थोड़ा सा रिकैप में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। महमूद गजनी आया था 1000 से लेके 1025 तक, उसने 17 बार हमले किए थे भारत पर। तो वो भारत पर हमले करता था, लूटता था, चला जाता था, लेकिन उसने लाहौर तक अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब लाहौर में उस गजनी का आप कह सकते हैं आगे वंशज एक सूबेदार मलिक खुसरो उस टाइम पे राज कर रहा था। इसको मोहम्मद गोरी 1186 में हरा देता है, मलिक खुसरो को हरा देता है और लाहौर फतेह कर लेता है, लाहौर तक अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी क्या करता है, 1186 में यहां करने के बाद वो तबर हिंदा की तरफ रुख करता है, जो उस टाइम एक मिलिट्री आउटपोस्ट थी। एक आप कह सकते हैं दिल्ली जो राज्य था, जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर राज्य था दिल्ली का, उसमें तबर हिंद जो आज का बठिंडा है वो एक मिलिट्री आउटपोस्ट थी, सैन्य ठिकाना था जो बाहर की उसकी सरहदों की रक्षा करने के लिए। वहां एक चौहान सूबेदार था जिसको मोहम्मद गोरी 1189 में हरा देता है और यहां पर अपना एक व्यक्ति, एक सूबेदार स्थापित कर वो दोबारा मध्य एशिया के किसी अभियान के लिए और आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में वापस चला जाता है गजनी की तरफ। अब पृथ्वीराज चौहान को अपने स्टेट में जब कोई आप उसका कोई किला जीत लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक व्यवहारिक सी बात है कि वो उसे दोबारा जीतने का प्रयत्न करेगा। पृथ्वीराज चौहान वहां से अपनी सेना के साथ आता है और कहा जाता है कि 13 महीने लगे, लेकिन तबर हिंदा को दोबारा जीत लिया गया। तबर हिंदा एक आप कह सकते हैं कि बड़ा किला है। उस समय में आप आज भी जाकर किला मुबारक के नाम से जाना जाता है, बठिंडा देख सकते हैं, एक बड़ा किला है। तो उसको डिफेंस काफी अच्छे तरीके से किया गया और पृथ्वीराज चौहान ने लेकिन फिर भी इसको जीत लिया। अब पृथ्वीराज चौहान ने जब इसको जीत लिया तो मोहम्मद गोरी दोबारा रिटर्न करता है और साल होता है 1191। और हरियाणा में आज एक जगह है तराइन की, उस जगह पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान के भाई एक बर्छे से, एक भाले से उन पे हमला करते हैं और मोहम्मद गोरी के दांत टूट जाते हैं और वो बाल बचता है।
एक फौजी उन्हें घायल अवस्था में वापस लेके जाता है। 1192 में मोहम्मद गोरी दोबारा आते हैं और तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में वो दिल्ली फतेह कर लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। यहां से शुरुआत होती है इंडिया में आप कह सकते हैं सेंट्रल एशियल टर्को मुस्लिम सुप्रीमेसी की पॉलिटिकली, और यहां से आगे वो इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी ने ये जीत ली थी, लेकिन मोहम्मद गोरी अभी भी शासक गजनी का था, उनके इंटरेस्ट वहां थे, उन्होंने अपना बेस अभी भी वहीं माना हुआ था, वहीं बनाया हुआ था। तो दो जनरल्स थे, आप कह सकते हैं दो नायक जो इनके अंडर थे मोहम्मद गोरी के, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक अनिलवाड़ा और बुंदेलखंड जीतता है मोहम्मद गोरी के लिए, और अनिलवाड़ा बुंदेलखंड, और जो बख्तियार खिलजी है वो इस तरफ आगे बढ़ता हुआ, ये आप इसको बंगाल कंसीडर कर सकते हैं, वो बंगाल जीतते हैं। वो बंगाल जीतने के बाद अब मोहम्मद गोरी, ये सब कुछ काम हो रहा है, एक नॉर्थ इंडिया का बड़ा इलाका जीता जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो उस टाइम पे मोहम्मद गोरी 1206 तक का वक्त आ गया। 1206 मोहम्मद गोरी जब वापस जा रहा होता है अफगानिस्तान की तरफ, गजनी की तरफ, तो उसका आप कह सकते हैं खोखरों के द्वारा, खोखर एक जाति थी जो पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब आज का और आज के पंजाब में रहती थी, उसने मोहम्मद गोरी को, जब इसका नदी के किनारे कैंप लगाया हुआ था, ये नमाज पढ़ रहा था, तो खोखर जाति ने मोहम्मद गोरी को वध कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि मोहम्मद गोरी का वध होने के बाद उसका जो साम्राज्य था गजनी, जो मुल्तान, सिंध, दिल्ली, बंगाल तक फैला हुआ था, उसको 3 हिस्सों में बांट लिया जाता है। दिल्ली पे हुकूमत मानी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली पे हुकूमत। जो मुल्तान और सिंध है वो कबाचा के अंडर आते हैं, और गजनी पे शासक बनते हैं यलदोज। अब यलदोज गजनी पे, और ये तीनों में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लाहौर तक हुकूमत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल लाहौर ले जाता है। अब यहां से 1206 से 1210 तक का जो वक्त है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बनता है, और वो दिल्ली का सुल्तान बनने के साथ ही लाहौर कैपिटल ले जाता है, और उसको कहा जाता है कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद एक सुल्तान अपने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक आर्किटेक्चर स्थापित करता है, तो वो दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम और कुतुब मीनार बनवाता है, और उसके साथ वो लाहौर जाता है। लाहौर को कैपिटल बनाने के साथ साथ इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श, ये काफी पैसे दान करता था, तो लाख बख्श का नाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्य कंसोलिडेट करता, इससे पहले ही वो लाहौर में चौगान खेलते समय, जो एक पोलो जैसा खेल होता है, घोड़े से गिर जाता है और घायल होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां पर एक शहर और इंपॉर्टेंट आता है, फिर बदायूं। एक माइंड मैप में आप ध्यान रखना, बदायूं। बदायूं का सूबेदार कह लीजिए जो था वो थे इल्तुतमिश। ये इनके सनील्ला यानी कि जवाई भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक के नोबल्स होते हैं, जो अमीर वर्ग होता है, वो इल्तुतमिश को आप कह सकते हैं इनविटेशन देते हैं कि आप दिल्ली आए और हुकूमत स्वीकार करें। इल्तुतमिश दिल्ली आकर सुल्तान के पद पर स्थापित होता है। लेकिन अभी आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि कबाचा और यलदोज, ये गजनी पे यलदोज है, कबाचा अभी मुल्तान सिंध पे है, और उनकी चुनौतियों से सामना भी करना है। तो इल्तुतमिश अब अपने एक बार स्थापित करने के बाद वो इनके खिलाफ कैंपेन्स करता है, और 1216 में यलदोज का क्लेम ये होता है कि वो कहता है कि गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी, तो अब मैं बादशाह हूं, तो मेरी हुकूमत होगी दिल्ली पे। लेकिन इल्तुतमिश इस बात को स्वीकार नहीं करता, और यही क्लैश होता है उनपे, और वो 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। 1216 में तीसरा युद्ध होता है तराइन में, तराइन थर्ड बैटल। तीसरे युद्ध में यलदोज की शिकस्त होती है, उसको गिरफ्तार कर बदायूं के किले में बंद किया जाता है, और जहां उसका वध कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। अब यलदोज की चुनौती समाप्त करने के बाद लाहौर पे सत्ता
स्थापित करने के बाद लाहौर से कैपिटल कौन ले, इल्तुतमिश दिल्ली ले जाता है कि वो दिल्ली से उधर बंगाल की तरफ राजपूत राजाओं के साथ और लाहौर इस तरफ एक सूटेबल कंडीशन में उसको दिल्ली सही कैपिटल लगती है और वापस कैपिटल लाहौर से दिल्ली ले जाता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की अगली चुनौती होती है कबाचा। कबाचा को 1227 में उच्च की लड़ाई में हरा दिया जाता है और वो सिंध नदी में डूबकर मर जाता है। इस तरीके से इल्तुतमिश अपना राज्य नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पर कंसोलिडेट कर लेता है। अब वो क्या करता है, अपना ध्यान करता है राजपूत राजाओं की तरफ, जहां रणथंभौर, जालोर के चौहान और आप कह सकते हैं ग्वालियर के जो मलदेव थे, इन सबको हराता है। और अलग अलग वक्त पे जैसे कि 1126, 1127, 1227 और 1232 इन वक्तों के दौरान ये अपने कैंपेन्स करता है और राजपूत राजा यानी कि मालवा, जिसको आज भारत का मालवा माना जाता है, वहां पर इल्तुतमिश अपनी हुकूमत और बंगाल कैंपेन भी करता है। इस तरीके से ये पॉलिटिकली राज स्थापित कर लेता है। लेकिन अब पॉलिटिकल राज स्थापित करने के साथ साथ मैंने आपको सुल्तान के पिछले लेक्चर में कुछ साइन बताए थे, उन साइंस में होता है कि वो अपने सिक्के चलवाता है। तो सिक्कों से आप याद रखेंगे कि टंका जिसको बोला जाता है वह सिल्वर का था और जीतल ये आप कह सकते हैं ब्रोंज का। ये दो सिक्के वो चलाता है अपनी इकोनॉमी को स्थापित करने के लिए। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अमीर वर्ग को कैसे खुश किया जाएगा। अमीर वर्ग को खुश किया जाता था या उनसे सपोर्ट ली जाती थी। अब ध्यान रखना आप कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सपोर्टर आमिर थे, मुइज्जी जो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी सैम जो उनका नाम था, वो मुइज्जी और कुतुबी जो अमीर वर्ग था वो इल्तुतमिश की खिलाफत तो करेगा ही। तो यहां पर ये एक तुर्क चहलगानी बनाते हैं, अपने करीबी अमीरों का एक वर्ग बनाते हैं जिसे तुर्क चहलगानी कहा जाता है, चालीसा कहा जाता है। 40 अमीरों का, तुर्क लोगों का एक वर्ग जो इल्तुतमिश का लॉयल था, वफादार था, उसको सपोर्ट में इल्तुतमिश को वो मिलिट्री सपोर्ट और लॉयल्टी देते हैं। तो इल्तुतमिश उनको इक्ता होता था। यहां पे तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्ता एक जमीन का टुकड़ा होता था, आप समझ लीजिए जागीरदारी सिस्टम का ये एक अर्ली रूप। अब उसमें ये हेरेडिटरी नहीं था और ये ट्रांसफरेबल भी था कि इसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफर किया जा सकता था। सुल्तान जब चाहे उस इक्तादार को उस एक जगह से दूसरी इक्ता पर भेज सकता था और ये वंशागुणत नहीं था, हेरेडिटरी नहीं था। तो इक्ता सिस्टम उसने चालू किया। अब इन सब सिस्टम्स के साथ उसने एक अपने राज को स्टेबिलिटी प्रदान की। लेकिन उसका एक लायक बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा था, नसीरुद्दीन महमूद, वो मंगोल से फाइट करता हुआ, अब मंगोल का जिक्र आता है तो इसने 1221 में जब चंगेज खान इंडस रिवर तक आ गया था, तब एक मध्य एशिया का राजा था जलालुद्दीन मंगबरनी, उसने अपना दूत भेजकर इल्तुतमिश से मदद मांगी थी। इल्तुतमिश को पता था कि अभी उसकी सल्तनत पूरी तरह से कायम नहीं हुई है और मंगोलों जैसे ताकतवर दुश्मन का सामना करना खतरे से खाली नहीं है। तो उसने उसके दूत की हत्या करवाकर और उसको मना कर दिया था जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद करने से, जिससे वो मध्य एशिया की तरफ निकल गया था। तो मंगोलों का एक हमला इसने अपने कूटनीति से टाल दिया था। लेकिन बाद में मंगोलों के छोटे गुट जो हमला कर रहे थे, उसमें 1229 में इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, जिसके याद में ये मदरसा नासिरी भी बनाया जाता है, जिसके आप समझ सकते हैं कि एक प्रिंसिपल के रूप में, पहले टीचर और फिर रजिया के टाइम प्रिंसिपल के रूप में मिनाजुल सिराज, जो बाद में तबाकत नासिरी लिखते हैं, मिनाजुल सिराज जो पर्शियन राइटर हैं मध्य अपने इस मेडिवल पीरियड के, उनको इसका प्रधानाचार्य भी लगाया जाता है, प्रिंसिपल भी बनाया जाता है। उससे आगे हम बात करें तो इल्तुतमिश की 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और बड़ा बेटा जो लायक बेटा था वो मंगोलों के खिलाफ जंग में मृत्यु हो चुकी है। बाकी उसको अपने पुत्रों में एक लायक दिखते नहीं है, लायकता। तो वो क्या करता है, अपनी बेटी रजिया को सुल्तान घोषित करता है, जो एक क्रांतिकारी घटना थी मध्यकाल में और एक इस्लामिक दुनिया को देखते हुए। तो रजिया को सुल्तान घोषित करता है, लेकिन उसकी एक पत्नी होती है शाह तुर्कान, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना देती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह नालायक होता है, तो ओब्वियसली रजिया लाल कपड़ों में आकर क्राउड को बोलती है, जनता को, दिल्ली की जनता को बोलती है और एक तरीके से सत्ता पे स्थापित होती है।
ये जनता का एक इंसिडेंट था जब जनता ने भी अपना रोल प्ले किया सुल्तान को चुनने में। कहते हैं कि इल्तुतमिश के महल के बाहर 2 शेर बने हुए थे, जो उनकी घंटी बजाता था उसको इंसाफ मिलता था। तो रजिया ने लाल कपड़े पहनकर वो रस्म निभाई थी। खैर, अब रजिया ने भी अब औरत होकर एक मध्यकाल में सुल्तान बनी थी, तो रजिया सुल्तान ने भी एक कठोरता से राज शासन की शुरुआत की। ताकतवर अमीरों को बढ़िया जागीरें दी, इक्ता दिए, उनकी सपोर्ट ली और पर्दा हटाकर आप कह सकते हैं एक मर्दाना भेष में दरबार में आने लगी। हाथी पर बैठकर पूरी शानो शौकत से अपने दौरे किए। 1-2 रेबेलियंस हुई, उनको दबाया भी गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनके खिलाफ इनके षड्यंत्रकारियों ने एक बात उड़ा दी कि एक हबशी, जो अबिशनियाई हबशी था याकूत, उनसे इनके कुछ अवैध संबंधों की बात उड़ाकर एक इनसे सपोर्ट हटा ली गई। और जो दूर के सूबेदार थे, जैसे तबर हिंद का सूबेदार जो आज का बठिंडा है, वहां के सूबेदार थे अल्तुनिया, उन्होंने रिवोल्ट कर दी। उस रिवोल्ट को ये दबाने जाते हैं और वो शिकस्त होकर, क्योंकि सपोर्ट नहीं थी अमीर वर्ग की, और वहां कैद कर लिए जाते हैं। उनका ये विश्वास जीतकर शादी के लिए मनाकर फिर से सपोर्ट लेकर वापस दिल्ली पे हमला करते हैं, तब इनको कत्ल कर दिया जाता है, ये हार जाते हैं। इस तरीके से 1236 से 39 के बीच रजिया का शासन समाप्त होता है, समाप्त हो गया। अब उससे बाद आते हैं मोहम्मद बहराम शाह। मोहम्मद बहराम शाह अगेन इल्तुतमिश के एक और बेटे जो नलायक थे, तो 2 से 3 साल यानी कि 1239-40 से उनका 1242 तक का हुकूमत कुछ भी याद रखने योग्य नहीं और समाप्त हो जाती है। उससे अगले जो शासक बनते हैं वो होते हैं सुल्तान नसीरुद्दीन। अब नसीरुद्दीन जो हैं वो, अब उनके घर क्या, बलबन की बेटी होती है। बलबन एक पावरफुल तुर्क चहलगानी का नोबल। अब बलबन की बेटी होती है, वो बहुत ही सादे से इंसान होते हैं, अपना क्या कह सकते हैं सिंपल सी लिविंग वाले फिलोसफी और नरम स्वभाव के। तो वास्तविक ताकत किसके हाथ में होती है? बलबन। बीच में 1 साल के लिए एक भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान बलबन को नायब की गद्दी से हटाता है, लेकिन फिर बलबन उसको टेकल कर वापस आ जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 20 साल, जो 1246 से 66 का जो वक्त था, 42 से 1266 तक नसीरुद्दीन, सुल्तान मोहम्मद नसीरुद्दीन इस गद्दी पर रहते हैं। और 66 में उनकी मृत्यु होने पर आप कह सकते हैं कि बलबन गद्दी पर आता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक काफी मजबूत सुल्तान साबित हुआ। जो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के भाग हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और ये हमारा आप कह सकते हैं 1192 से लेकर 1266 तक का दिल्ली सल्तनत का राजनीति का लेखा जोखा था। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब टू द चैनल।